जॉर्ज सेंट पियर बैठे हुए थे पाउंड फॉर पाउंड पॉडकास्ट में। एक तरफ हेनरी सऊडो थे, दूसरी तरफ कमारू उस्मान थे। उन दोनों ने पूछा कि जीएसपी आप बता सकते हो कि हबीब और इस्लाम की फाइट हो जाए तो जीतने कौन वाला है। जीएसपी ने 2 मिनट सोचा, गहराई से उस फाइट को एनालाइज किया और फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हबीब की टक्कर का कोई नहीं है। इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग के अंदर सबमिशंस बहुत ज़्यादा हैं हबीब के मुकाबले, लेकिन हबीब जितना डोमिनेटली अपने रेसलिंग को पुश करते थे, जिन डोमिनेट पोजीशंस में आकर वो होल्ड करते थे अपने ओपोनेंट्स को, वैसा इस्लाम मखाचेव नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल पैकेज अगर देखा जाए, चैंपियनशिप एक्सपीरियंस देखी जाए और ओक्टागोन के अंदर आकर 155 के अंदर अगर पूरी हिस्ट्री को खंगाल लिया जाए तो जीएसपी का मानना यह है कि हबीब की टक्कर के इस्लाम मखाचेव अभी है नहीं, लेकिन इस्लाम मखाचेव की टक्कर का भी कोई अभी 155 पाउंड में नहीं है। जीएसपी ने कहा कि 155 पाउंड में इस्लाम मखाचेव की स्ट्राइकिंग, उनकी रेसलिंग, उनकी ग्रैपलिंग और उनकी केज अवेयरनेस, उनकी टक्कर का कोई भी फाइटर आज के टाइम पर मौजूद है नहीं। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है मोवसार एवलोएव की तरफ से। मोवसार एवलोएव का कहना यह है कि मैं इलिया टोपुरिया को चेज करता रहूंगा। इलिया टोपुरिया 155 में जाकर इस्लाम मखाचेव से फाइट करना चाहते हैं, तो टेंशन मत लो, जब वो 155 में जाएंगे तो 145 की बेल्ट उन्हें छोड़नी पड़ेगी और उनके बेल्ट छोड़ते ही मैं चैंपियन बन जाऊंगा। और उसके बाद चाहे वो मिडल वेट तक भाग जाएं, मैं मिडल वेट के अंदर भी इलिया टोपुरिया से फाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे करियर के अंदर मेरे टिक मार्क लगा हो इलिया टोपुरिया के सामने कि मैंने इसको हरा रखा है। तो आप मुझे बताओ यार, मोवसार एवलोएव हराएंगे कैसे? सबमिशन से कैसे हराएंगे? नॉकआउट से, क्योंकि उन्होंने एक भी फाइट फिनिश नहीं की है यूएफसी में। तो भाई मोवसार एवलोएव को मेरा यही कहना है कि इलिया टोपुरिया के साथ मान लो आपकी फाइट फिक्स हो गई, लेकिन हराओगे कैसे मेरे भाई? आपने तो फिनिश ही नहीं किया है अपने किसी भी ओपोनेंट को, और आप बात कर रहे हो इलिया टोपुरिया की। देखिए, टैलेंट आपके अंदर कितना भी हो, लेकिन जब तक आप उस टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं करोगे ना, तब तक दुनिया आपको हल्के में लेगी, जैसे मैं अभी आपको अभी हल्के में ले रहा हूं। तो सबसे पहले अपने डिवीजन में एक स्पेक्टेकुलर फिनिश निकालो, उसके बाद यूएफसी को मजबूर करो कि यार इलिया टोपुरिया कैसे मूव अप करने दे, पहले मोवसार को तो हैंडल करो। लेकिन अभी जब मोवसार की बात आती है तो डेना वाइट भी और इलिया टोपुरिया भी पता है क्या कहते हैं, यार किसी को तो फिनिश कर लो। केन वेलास्कस का कहना यह है कि टॉम एस्पिनल अभी हल्ला मचा रहे हैं कि जॉन जोन्स को वो इजीली हरा देंगे। जॉन जोन्स बुढ़े हो चुके हैं, जॉन जोन्स उनको डक कर रहे हैं, और यही परसेप्शन टॉम एस्पिनल के फाइट फैंस के अंदर बना हुआ है। उन्हें लग रहा है कि यार नहीं, जॉन जोन्स का टाइम जा चुका है, टॉम एस्पिनल को वो हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन केन वेलास्कस का कहना यह है कि टॉम एस्पिनल की फाइट के अंदर कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जिस तरीके से वो स्ट्राइकिंग करते हैं, और जॉन जोन्स का आपको पता है कि वो अपने अपोनेंट के गेम प्लान को स्टडी करते हैं, वो किस तरीके से स्ट्राइक करते हैं, कब लेवल चेंज करते हैं, उनकी प्लानिंग क्या होती है, हर स्टेप का पता होता है ऑलरेडी जॉन जोन्स को, क्योंकि वो अपने अपोनेंट की जो टेप्स होती है, जो उनके फाइटिंग पैटर्न्स होते हैं, जो उनकी टेंडेंसी होती है, जो उनकी कमजोरी होती है, उसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर जितना हु हल्ला मचाया हुआ है टॉम एस्पिनल के फैंस ने कि जॉन जोन्स को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इजी मनी फॉर जॉन जोन्स, केन वेलास्कस ऐसा मानते हैं। चौथी न्यूज निकल कर आ रही है उमर नुर्मागोमेडोव से। उमर के इंटरव्यूज को आपने देखा होगा, वो दिखते भी हबीब की तरह हैं, बातें भी हबीब की तरह करते हैं, डायलॉग भी हबीब के मारते हैं, लेकिन हद ये हो गई है कि अब वो निक नेम भी हबीब का चाहते हैं। उनका कहना ये है कि जो ईगल निक नेम है वो हम एसोसिएट करते हैं हबीब के साथ, लेकिन ये अब मैं अपने नाम के साथ ऐड करना चाहता हूं। अब इसकी परमिशन वो हबीब से लेने वाले हैं। तो देखिए, ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम मखाचेव ने अपनी एक अलग लेगेसी क्रिएट की है, तो ऐसे ही उमर एक हबीब के भाई तो हैं, लेकिन उनको अपना एक अलग नाम बनाना चाहिए, जिससे कि उनकी एक अलग लेगेसी क्रिएट हो सके। ऐसे अगर वो हबीब की कॉपी कैट करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिलेगा। और रही बात ईगल नाम की, तो वो हम हबीब के साथ ही क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो उनको ईगल को छोड़कर कोई और नाम रख लेना चाहिए। लेकिन अगर वो अड़ी गई है कि मुझे तो ईगल ही नाम रखना है, तो भाई ये उन दोनों के बीच की बात है। मुझे नहीं लगता कि मना करेंगे हबीब अपने छोटे भाई को कि आप ईगल नाम मत रखो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि होता क्या है आगे।
बो निकल हर हफ्ते हमजद चिमाएव के बारे में कुछ न कुछ जहर उगलते ही रहते हैं। बो निकल के हिसाब से हमजद चिमाएव की रेसलिंग और उनके स्किल्स जो हैं वो ओवररेटेड हैं। उनके हिसाब से हमजद चिमाएव जिस तरीके से रेसलिंग के दम पर डोमिनेट करते हैं अपने ओपोनेंट्स को, वैसा वो बो निकल के साथ नहीं कर पाएंगे। उनके हिसाब से बो निकल इस दुनिया के सबसे खतरनाक रेसलर है और उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, खास करके हमजद चिमाएव। उनका कहना यह है कि यार एमएमए की फाइट में हो सकता है हमजद चिमाएव मुझे टक्कर दे दें, लेकिन सिर्फ रेसलिंग मैच अगर हो जाए ना तो मैं हमजद चिमाएव को धूल चटा दूंगा। भाई मुझे ये नहीं पता कि बो निकल जहां पर रहते हैं वहां पर वो माल कहां से स्कोर करते हैं, क्योंकि ऐसे थॉट्स हमजद चिमाएव की रेसलिंग देखने के बाद तभी आ सकते हैं जब आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का जॉइंट मार रखा हो। तो यहां पर बो निकल से मैं पूछना चाहूंगा कि यार इतना हाई क्वालिटी का माल आपको मिलता कहां पर है, क्योंकि आपका ये कहना कि हमजद चिमाएव रेसलिंग में मेरे बिल्कुल भी आजू बाजू भी नहीं है, यार ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि हमजद चिमाएव और मेरे बीच में रेसलिंग मैच और ज्यादा कंपिटिटिव होता जो फाइटिंग है रियल उसके मुकाबले, तो मैं मानता कि यार चलो कुछ न कुछ सच्चाई है इस बंदे की बात में। लेकिन आपका कहना यह है कि जो एमएमए फाइट होगी उसमें थोड़ा बहुत क्लोज आ सकते हैं हमजद, लेकिन सिर्फ रेसलिंग मैच हो जाए तो उसमें मैं हमजद चिमाएव के चीथड़े उड़ा दूंगा। अरे भाई कुछ तो शर्म कर ले यार बो निकल। कोबी कोविंगटन वोकेन बकली से हारने के बाद पागल हो गए हैं, उनका दिमाग चला गया है किराए पर, क्योंकि वो जो भी अभी बातें कर रहे हैं वो बहकी बहकी कर रहे हैं। कोबी कोविंगटन का कहना यह है कि एलेक्स परेरा जॉन जोन्स को हरा देंगे इजीली। ये देख लो भाई, एक तरफ कोबी कोविंगटन को दौरे पड़े हुए हैं और एक तरफ दौरे पड़े हुए हैं बो निकल को। कोबी कोविंगटन यही नहीं रुके। कोबी कोविंगटन का कहना यह है कि 185 डिवीजन के अंदर जाकर शॉन स्ट्रिकलैंड को वो पेल देंगे। उनके हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड के बस की कुछ नहीं है। शॉन स्ट्रिकलैंड बस वॉल्यूम स्ट्राइकिंग करता है और अपने कार्डियो के दम पर बॉक्सिंग करके जीत जाता है। घंटा रेसलिंग कुछ नहीं आती उसे टेक डाउन कोबी कोविंगटन करेंगे और इजीली फिनिश कर देंगे। अब भाई जब 170 के अंदर बकली उनसे फिनिश नहीं हुए तो 185 के अंदर स्टिकलैंड को वो फिनिश कैसे कर देंगे? अरे भाई बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये वाला सीन हो गया है कोबी कोविंगटन के साथ। पहले कोबी कोविंगटन 170 के अंदर एक फाइट जीतो यार, उसके बाद ये कर लेना बकवास। इस्लाम मखाचेव ने कहा कि नेट डियाज मुझे एक दिन एस्केलेटर में मिल गया था, यानी लिफ्ट में मिल गया था, और जैसे ही इस्लाम मखाचेव को देखा नेट डियाज ने एकदम ऐसे हाथ उठा लिए कि ऑल कूल ऑल कूल ऑल कूल, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ऑल कूल, चिल चिल चिल। यानी कि इतनी फट गई नेट डियाज की कि वो वहां से ऐसे हाथ ऊपर करके भाग गया। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ऐसे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करता रहा और वहां से 2 मिनट में निकल लिया। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए वो आ रहे थे, UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बोटल फाइट हो गई थी, उसमें इस्लाम मखाचेव ने बताया कि नेट डियाज जब बाहर निकल रहे थे तो नेट डियाज को लगा कि मेरे साथ हबीब है। किसी ने मास्क लगा रखा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे हबीब हो, लेकिन वो रियलिटी में हबीब नहीं थे। तो नेट डियाज ने गाली देना शुरू कर दी। तो जैसे ही नेट डियाज ने गाली देना शुरू किया, इस्लाम मखाचेव की जो टीम थी उन्होंने बोतल फेंकना शुरू कर दिया। तो इस्लाम मखाचेव के हिसाब से नेट डियाज नकली आदमी है और ये जो फाइट स्टार्ट की थी ये नेट डियाज ने स्टार्ट की थी। वो गाली देने लग गया था तो और कोई रास्ता था नहीं, तो वहां पर बोतल फाइट शुरू हो गई थी। और जो समझते हैं कि नेट डियाज बहुत बड़ा गैंगस्टर है, कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा फट्टू है। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कह के ऐसे चला गया, वरना वहीं पर मैं उसकी पिटाई कर देता। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि इस्लाम मखाचेव सच बोल रहे हैं और नेट डियाज की इतनी फट गई थी कि वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करके निकल गया वहां से? एक नया फाइटिंग प्रमोशन आया है, GFL ग्लोबल फाइटिंग लीग। वहां पर टीम वर्सेस टीम की फाइट होंगी। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, जितने भी पुराने और ऐसे फाइटर्स हैं जो अभी UFC के साथ है नहीं, उनको साइन कर रहे हैं बढ़िया पैसा देकर। और मुझे लगता है कि ये GFL सक्सेसफुल हो सकता है। यहां पर वो टोनी फर्गसन को साइन करने की सोच रहे हैं। टोनी फर्गसन और केविन ली की फाइट वहां पर करवाने की सोची जा रही है, क्योंकि केविन ली को साइन कर लिया GFL ने। अब वो चाहते हैं कि टोनी फर्गसन को साइन करके एक बहुत बड़ी फाइट करवा दी जाए। देखो मजा आएगा। उसके बाद हेनरी सहुडो की सोंग यूडोंग के साथ फाइट होने वाली है। अब फरवरी के अंदर ये फाइट होगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन ऐसे बंदे हैं जो इस फाइट को देखना चाहते हैं। हेनरी सहुडो को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सोंग यूडोंग को कुछ ऐसे फाइटर के साथ फाइट करनी चाहिए जो अपकमर हो, बुढ़े हेनरी सहुडो के साथ नहीं, क्योंकि उनका करियर खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि 135 के अंदर वो चैंपियन भी बन पाएंगे। तो यार हेनरी सहुडो प्लीज
छोड़ वोड़ के इन सबको अपने पाउंड फॉर पाउंड पॉडकास्ट के ऊपर ध्यान दो यार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जबरदस्त और मसालेदार न्यूज़ एंड अपडेट को कवर किया जो UFC की दुनिया में छाई हुई हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।